इंडियन पॉलिटी चैप्टर 3 इंडिया एयरबुक। इंडियन पॉलिटी इंडिया एयरबुक का चैप्टर 3 है। इंडियन पॉलिटी में क्या क्या चीजें आती है? इंडियन पॉलिटी में नंबर 1 वी हैव अ लेजिस्लेचर, वी हैव एग्जीक्यूटिव, वी हैव अ जुडिशरी। लेजिस्लेचर में क्या क्या चीजें आती हैं? अपर हाउस, लोअर हाउस विच इज लोकसभा, राज्यसभा, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, स्पीकर्स, एवरीबडी विल कम अंडर लेजिस्लेचर। जो पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन्स, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन्स हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स। The entire parliament, the entire parliamentary system, the entire legislature, how it works, whether it is a state, whether it is a center, जो center और state का, जो इंडिया का जो quasi federal system है, वो quasi federal system कैसे काम करता है, ये सारी चीजें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन ऑल आर्टिकल्स, द आर्टिकल्स, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इट वॉज 395 आर्टिकल्स। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था 395 आर्टिकल्स थे इसमें, और अभी कितने हैं? लगभग 470 आर्टिकल्स हैं। 395 आर्टिकल्स से 470 आर्टिकल्स बनने में क्या लगता है? चेंजेस विच इज कॉल्ड अमेंडमेंट्स। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को या किसी भी आर्टिकल को या किसी भी लॉ को, रूल को, रेगुलेशन को चेंज करना, उसका एक प्रोसीजर है जो पार्लियामेंट में होता है, जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी या मेजॉरिटी इस तरीके के कुछ रूल्स हैं जिसके हिसाब से कोई भी आर्टिकल या कोई भी कानून को चेंज किया जा सकता है। ये सारी चीजें हम देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जो इंडियन पॉलिटी का एक बहुत इंडियन विच इज कॉल्ड इंडियन पॉलिटी, द एंटायर पॉलिटिकल सिस्टम। टू अंडरस्टैंड इंडियन पॉलिटी, जो हिंदुस्तान की पॉलिटी है, हिंदुस्तान की जो पूरी पॉलिटिकल सिस्टम है या एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सिस्टम है, इसको समझने के लिए हमें इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखना पड़ेगा कि ये जो दस्तावेज है, ये जो रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड को बनाया किसने, इसका पर्पस क्या था, बनाने का रीजन क्या था, और किस लिए बनाया, क्यों बनाया, व्हाई, फॉर whom, फॉर व्हाट, बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल। ये जो सिस्टम है, ये पूरे सिस्टम को समझने के लिए हमें उस वक्त के हालात को देखना पड़ेगा। जबकि 395 को हमने 470 में कन्वर्ट कर दिया, देयर मस्ट बी सम रीजन ना, हमें कुछ चेंजेस चाहिए थे। और ये जो बाकी के 395 के बाद जितने सारे चेंजेस आए हैं, अप टू 75 चेंजेस आए हैं, ये सारे चेंजेस की रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ गई? 470 से कुछ याद आया? 370 को हमने चेंज कर दिया, लेकिन उस वक्त 370 की जरूरत थी। अब जरूरत है या नहीं है, और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जाने, वो कश्मीर के लोग जाने या बाकी के लोग जाने। ज्योग्राफी क्या है कश्मीर की? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जम्मू, आई एम टॉकिंग अबाउट कश्मीर। ज्योग्राफी क्या है? जम्मू और कश्मीर के बीच में पहाड़ आता है, ये बात तो जानते होगे। डेमोक्रेसी इन इंडियन पॉलिटी, टू अंडरस्टैंड दिस वी हैव टू रीड अ इंडियन Constitution, Indian Constitution. Indian polity, we have to understand Indian Constitution. To understand Indian Constitution, we have to go through the historical background. Historical background of Indian Constitution is a very vast and deeply elaborated. तो ये जो बहुत बड़ा historical बैकग्राउंड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको समझते हैं अच्छे से डिटेल में कि कब, कहां और कैसे शुरू हुआ। तो शुरुआत इसकी होती है 16th सेंचुरी से। 16th सेंचुरी चार्टर्ड एक्ट बाय क्वीन टू सम ऑफ इट्स कांग्रेस मेंबर्स who wanted to establish, जो हिंदुस्तान में एक ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट करना चाह रहे थे।
तो ट्रेडिंग कंपनी कौन सी है? हिंदुस्तान में, यू कैन से एशिया में यू कैन से अफ्रीका में। एशिया और अफ्रीका एक 2 कॉन्टिनेंट है, उसमें मैडम हमें एक ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो कि ईस्ट में ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, हमें परमिशन दो। चार्टर्ड क्वीन ने बोला कि चलो भाई ठीक है, जाओ ट्रेडिंग स्टार्ट करो। तो 16th सेंचुरी वॉज एट दैट टाइम, 16वीं सदी जो थी, यूरोप में बहुत ज्यादा भुखमरी थी, बहुत ज्यादा वहां पे ट्रेजेडीज हो रहे थे। कभी अमेरिका को फाउंड कर लिया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। तो वहां पे बहुत ही गरीबी, कपड़े के लिए तंगी, खाने के लिए तंगी, बीमारियां हैं, रोड ढंगे नहीं है, पथरीले रास्ते हैं। देयर वाज नथिंग एट दैट टाइम, कुछ नहीं था वहां पे यूरोप में। तो 16th सेंचुरी में यूरोप के हालात उतने बुरे थे। लेकिन इंडिया में 16th सेंचुरी, इंडिया में कौन कौन थे तब? इंडिया में देयर वाज बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, जहांगीर शाह, आलमगीर एंड शाह आलम। तो शाह आलम को हम आते हैं। तो शाह आलम वाज देयर इन इंडिया, a Mughal emperor, Shah Alam II, a Mughal emperor. Shah Alam II Mughal emperor जब था, तो रॉबर्ट क्लेव नामी आदमी, रॉबर्ट क्लेव came to him to seek a permission in 1765. Permission for what? Permission to trade here. Permission टू बी हियर। 16th सेंचुरी में लिया था ना इन्होंने परमिशन क्वीन से। तो लगभग कितने साल बाद? 150 साल बाद, 150 साल तक इन्होंने सिर्फ ट्रेड ही किया, अलग अलग तरीके से ट्रेड ही किया। तो रॉबर्ट क्लेव वॉज समवेयर इन बंगाल विच वॉज कोलकाता। तो रॉबर्ट क्लेव आया शाह आलम के पास कि हमें परमिशन दे। शाह आलम ने पूछा तुम कौन भाई? मतलब मैं रॉबर्ट क्लेव, किस बात की परमिशन चाहिए? तो सर वो ट्रेड करना था मुझे, तिजारत करनी थी मुझे। तो जाओ परमिशन ले लो नवाब ऑफ बंगाल से। नवाब ऑफ बंगाल, हु वाज नवाब ऑफ बंगाल एट दैट टाइम? नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग दीज डेज वाज अलीवर्दी खान। Who was Nawab of Bengal at that time? Nawab of Bengal was Alivardi Khan. Alivardi Khan and मीर जाफर, देर वर अलीवर्दी खान और मीर जाफर दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और वो सबॉर्डिनेट्स थे एक तरीके से मुगल्स के। तो अलीवर्दी खान और मीर जाफर ने मिलके बंगाल की सूबेदारी संभाली थी। और ये कहो कि अलीवर्दी खान सूबेदार था और मीर जाफर उसका वजीर था और बहुत क्लोज फ्रेंड भी था। और मीर जाफर बहुत अच्छा आदमी था, बहुत नेक आदमी था मीर जाफर। अब मीर जाफर के ईगो पे हर्ट कब हुआ? मीर जाफर के ईगो पे हर्ट तब हुआ जब अलीवर्दी खान ने सिराजुद्दौला को एम्परर बनाया। अलीवर्दी खान का जो वली अहद है, जो कि तख्त नशीन करवाया किसको? सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला was very young boy. मीर जाफर was expecting कि मीर जाफर को लगा कि भाई मेरा दोस्त है, हम दोनों ने मिलके बनाया तो मुझे बनाएगा किंग। तो क्योंकि अलीवर्दी खान का कोई बेटा नहीं था तो नवासा था, तो नवासे को अलीवर्दी खान ने नेक्स्ट एम्परर बना दिया, नेक्स्ट किंग बना दिया। तो जैसे नेक्स्ट नवाब सिराजुद्दौला बना, मीर जाफर का ईगो पे हर्ट हो गया। ये क्या किया मैंने, सारी जिंदगी इसके पीछे इसकी फर्माबरदारी में, वफादारी में मैंने लगा दिया और मुझे कुछ नहीं दिया। अपने नवासे की बात आई तो उसने उसको बना दिया, तो मुझे बनाना चाहिए था। तो हालांकि ये बात उसकी, मीर जाफर की किसी न किसी हद तक एक बात सही भी है, सही था मीर जाफर। लेकिन अलीवर्दी खान भी अपनी जगह पे सही था, अपना नवासा था, बना दिया। सिराजुद्दौला बड़ा यंग गर्म जोश लड़का था, बन गया। अब बात आती है उनके ईगो पे हर्ट होने की। अब मीर जाफर को क्योंकि परेशान था, ईगो हर्ट था, मीर कासिम उसका दामाद था, वो भी यंग था, इन दोनों की मिली भगत ये थी। और ये हुआ ये कि मीर जाफर को तख्त पे बैठने के कॉन्सिक्वेंसेस में, उस फॉर्म में मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ सुलह मशवरा किया, उनके साथ उसने अपना रिलेशनशिप बढ़ा दिया। वी विल टॉक अबाउट द बैटल ऑफ प्लासी
later on in medieval history, तो हियर जब शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव से पूछा कि भाई वहां पे तो अलीवर्दी खानदान नहीं सर, वो तो निकल लिए, तो फिर उनका बेटा बना, तो बेटा कौन है? सिराजुद्दौला। तो वो कहाँ पे है? तो सर वो बैटल ऑफ प्लासी वो अब नहीं रहे। फिर कौन है वहां पे? तो मीर जाफर। अच्छा मीर जाफर क्या कर रहे हैं? सर वो भी निकल लिए। तो फिर कौन बना? मीर कासिम। मीर कासिम कब बना? 1764 बैटल ऑफ बक्सर, मीर कासिम भी चले गए। अब वहां पे कौन है? सर कोई नहीं है। क्या चाहिए? तो तुम्हें क्या चाहिए? सर मुझे वहां पे ट्रेड करना है, तिजारत करना है, आप मुझे दीवानी राइट्स देते। शाह आलम वाज हैप्पी, चलो ठीक है जाओ दीवानी राइट्स एंजॉय करो। कहाँ पे? इन बंगाल। बंगाल दीवानी राइट्स 1765 इंडिया में रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम के साथ ये पहला मैग्ना कार्टा है, यू कैन से लैंडमार्क इंसिडेंट्स है, जो इंडिया में पहली बार किसी ने एक पेपर का इस्तेमाल किया जो कि ब्रिटिश और इंडियन रूलर जो था उसके बीच में एक अग्रीमेंट हुआ। ये पहला अग्रीमेंट था, ये पहले राइट्स थे जो ब्रिटिशर्स को दिए गए, जो कि एक कंपनी थी विच इज व्हाट? ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC कंपनी को दिया गया। व्हेन 16th सेंचुरी क्वीन चार्टर्ड एक्ट 1757 बैटल ऑफ प्लासी 1764 बैटल ऑफ बक्सर 1765 दीवानी राइट्स। दिस इज व्हाट क्रोनोलॉजी। 17th सेंचुरी का एंड में दीवानी राइट्स मिल गए। किसके बीच में हुआ? शाह आलम प्लस रॉबर्ट क्लाइव, इनके बीच में दीवानी राइट्स हैव बीन टुक प्लेस। तो अब इसके बाद वी कम 1857 सिपाही म्यूटिनी, 1857 सिपाही म्यूटिनी, 1858 इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1858 अगेन द ईस्ट इंडिया कंपनी was ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सप्रेस किया किसी ने? ब्रिटिश रूल, डायरेक्ट रूल, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट ब्रिटिश रूल। क्वीन ने सारे जो जितना सारा इंडिया में ब्रिटिश का कॉलोनियल सिस्टम था वो सारा ब्रिटिश ने अपने कंट्रोल में ले लिया, अपने पार्लियामेंट के कंट्रोल में ले लिया। व्हेन इट वाज 1858 में। तो here after this big incidents we have one more big incident which is 1914. 1914 was beginning of First World War, or you can say Great War in the history of Europe, in the history of entire you can say world. We had a big war, and again up to 1945 we ended Second World War. 1945 1944 1945 Second World War जब खत्म हुआ, अराउंड अप टू दैट Second World War खत्म हुआ, तो this was the period which was very crucial on entire world. ये वो वक्त था जिसमें हमने बहुत बड़े बड़े फैमिन्स देखे, बहुत बड़े बड़े वायरस अटैक्स देखे और बहुत बड़े बड़े वॉर्स देखे, और जितने सारे न्यू इम्प्रूवमेंट्स हैं, न्यू इम्प्रूवमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ड्रग्स, इन द फॉर्म ऑफ एलोपैथिकल मेडिसिन, इन द फॉर्म ऑफ टेक्सटाइल, इन द फॉर्म ऑफ
engines, in the form of aircrafts, in the form of bombs, in the form of rifles, in the form of bullets, in the form of vehicles. ये सारे जो जितने सारे changes आए वो पूरे 1914 से अप टू 1945 तक ये सारे बहुत बड़े चेंजेस आए, जिसमें लीग ऑफ नेशंस आया, जिसमें यूएनओ आया। तो ये सारी चीजें तभी हुई, बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए। और इस ड्यूरेशन में ही इंडिया में भी फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा था। इंडिया में कोई ब्रिटिशर्स का साथ दे रहा था, कोई ब्रिटिशर्स के खिलाफ जा रहा था, और कहीं मिडिल ईस्ट में खिलाफत मूवमेंट हो रहा था क्योंकि ऑटोमन एम्पायर डिक्लाइन हो रही थी। ये बहुत सारे बड़े बड़े इंसिडेंट्स हो रहे थे जब इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा था। तो इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल के उस ड्यूरेशन के बाद साथ साथ व्हाट वी सी इज व्हेन इट कम्स टू 1934, M.N. Roy 1934। See, ब्रिटिशर्स अलाइड पावर थे वर्ल्ड वॉर में। इन्होंने वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स ने पार्टिसिपेट किया और वहां पे इंडियंस को लेके गए, और इंडियंस ने ब्रिटिश आर्मी में मिल के ब्रिटिश के लिए वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया। ये सारी चीजें हो रही थी तभी उसी ड्यूरेशन में हमारा फ्रीडम स्ट्रगल भी चल रहा था। गांधी एंटर आफ्टर 1915। तो ये सारी चीजें हो रही थी, और गांधी जी की एंट्री और नेहरू जी की एंट्री, जिन्ना की एंट्री, Indian National Congress in 1911 Kolkata session, Indian National Congress, there were very big decisions took place in 1906 Ambedkar was in Mumbai. He was studying in Self and Stone College in Mumbai. At that time he has taken admission. तभी ये communal award हो चुका था। What is communal award? Communal award हो चुका था। Communal award दिया in 1906 और 1905 Bangladesh has been divided into, which is बंगाल का जो रीजन है वो डिवाइड किया गया ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में, जो कि अभी हमारा जो बांग्लादेश ईस्ट में है ना, बट स्टिल वी कॉल इट अ वेस्ट बंगाल, क्योंकि अभी जो हमारा बांग्लादेश जो ईस्ट में है ना इंडिया के, लेकिन फिर भी हम उसको वेस्ट बंगाल बुलाते हैं क्योंकि उसका जो बाकी का जो हिस्सा है वो ईस्ट में है और वो एक्चुअल में बंगाल का वेस्टर्न पार्ट है, तो हम उसको वेस्ट बंगाल बुलाते हैं। आज भी हमारा जो बंगाल स्टेट है उसको वी कॉल इट वेस्ट बंगाल। तो हियर 1905 इट हैपेंड। 1911 कोलकाता से इन्होंने अपना कैपिटल दिल्ली शिफ्ट कर लिया था। किसने? ब्रिटिशर्स ने 1911 में। कोलकाता तब तक ब्रिटिश का कैपिटल था। सी, दिल्ली हमेशा एक पावरफुल कैपिटल रहा है सिंस द बिगिनिंग। दिल्ली में रहना यू फील द पावर, मुंबई में रहना यू फील लाइक रिच पर्सन, बट दिल्ली में रहना यू फील लाइक पावरफुल। तो ये डिफरेंस है। दिल्ली में इन्होंने अपना कैपिटल शिफ्ट कर दिया 1911 में, और आफ्टर दिस इंसिडेंट 1934 M.N. Roy said, sir, we need a constituent assembly. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेन पर्पस क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करती क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कानून लिखती है, कॉन्स्टिट्यूशन लिखती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्यों चाहिए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्यों चाहिए? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, व्हाई यू नीड? When in 1934 is the period just after First World War. In First World War, दो ब्रिटिश वॉन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ब्रिटिश ने जंग जीती बीइंग अ अलाइड पावर, उसके बावजूद भी दे सफर्ड वेरी बैडली इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्योंकि बहुत सारा अपना जितना सारा रेवेन्यू था, जितने सारे रिसोर्सेस थे, जितने सारे ह्यूमन रिसोर्स था या अदर मटेरियल रिसोर्सेस थे, वो सारे दे लॉस्ट in war, and they wanted some more lands and colonies to occupy, and India was the biggest colony who were producing raw material to their industries, who is the biggest market to their
companies and who were producing big and huge human resources for their army, ये सारी चीजें ब्रिटिशर्स को सिर्फ इंडिया से मिल रही थी। तो here let's see in 1934 when Yemen Roy asked them we need a कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए हमारे को, तब ब्रिटिशर्स ने कहा वी विल गिव यू, डोंट वरी। तो इन्होंने क्या किया, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ना, हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए सर। तो भाई ठीक से तो पढ़ ले, इसमें लिखा है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो यह जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन बेसिक पूरा जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल में वी हैव टेकन डायरेक्टली फ्रॉम दिस व्हाट वी कॉल इट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 गवर्नमेंट ऑफ, इसके बीच में या इसके पहले और इसके बाद में बहुत सारे चार्टर्ड एक्ट्स आए, अगस्त ऑफर आया, क्रिप्स मिशन आए, बहुत सारी चीजें इसके बीच में आई और इसके बाद में भी आए। एंड नाउ सी इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट वी सी इज 1947 इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, which is also deals with Pakistan Independence Act or India-Pakistan division or bifurcation of India and Pakistan, the entire borderline system, जो सारे rules है, the Clement Attlee, who was the Clement Attlee, जो कि उस वक्त ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर था, उसने ये डिसीजन लिया कि चलो भाई तुम्हें इंडिपेंडेंस चाहिए, ले लो। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स की ये हालात नहीं थे कि इंडिया के एजुकेटेड एलीट माइंड्स को हैंडल करे। ये बात पूछते नहीं कि अपने हक मांगने लग जाते, बात पूछते नहीं कि यू हैव टेकन एवरीथिंग फ्रॉम अस, व्हाट यू आर गिविंग, व्हाई यू आर ट्रीटिंग अस लाइक दिस व्हेन यू आर ड्रैगिंग एवरीथिंग फ्रॉम अस। जब तुम हमसे लेके जा रहे हो, हमारे ह्यूमन रिसोर्स की तुम्हें जरूरत है, हमारे रॉ मटेरियल की तुम्हें जरूरत है, हमारे लेबर की तुम्हें जरूरत है, हमारी इंडस्ट्रीज की तुम्हें जरूरत है, तो तुम हमें इस तरह से क्यों ट्रीट कर रहे हो, तुम तो हमारे हो भी नहीं, तुम जाओ निकलो यहाँ से। ये सारी चीजें एक एजुकेटेड एलीट माइंड के अंदर आ चुकी थी आफ्टर सीइंग देम आफ्टर गोइंग टू देयर कंट्रीज। उनकी जो सोसाइटी थी उसके अंदर उन्होंने जाके उनका जो क्लास था उसको देखने के बाद दे रियलाइज जो ये हमारे साथ जो सलूक कर रहे हैं, हमारे साथ जो इनका बर्ताव है, ये तरीका है, वो सारा गलत है। उस चीज को डील करने के लिए इन्होंने आवाज उठानी शुरू कर दी। किसने? एलिट क्लास ने, जो एजुकेटेड्स ने या फार्मर्स ने, हर कोई इनके अपोज होने लगा। तो दे वर नॉट इन ए कंडीशन टू रूल, द रियलिटी इज दैट। वो बात अलग है कि जब तक आप लड़ोगे नहीं, आपको फ्रीडम नहीं मिलेगा। तो फ्रीडम हमें मिला, और फ्रीडम को हमने कैसे हैंडल किया। फ्रीडम जैसे हमें मिला, इंडिपेंडेंस एक्ट हमारे पास आ गया, फ्रीडम हमें मिल गया, तो उस फ्रीडम को हमने इन द फॉर्म ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमने उस आज़ादी को, जो आज़ादी जो हमारे कानून से, जो हमें ब्रिटिशर से मिली, उन्होंने हमें दी या हमने उनसे छीन के ली, वो बात अलग है। लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें क्या देता है, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, क्या राइट्स हैं हमारे, और हमारे ड्यूटीज क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने देश को लेके या देश के जो ड्यूटीज हैं वो हमें कैसे निभानी है, या देश हमें क्या क्या राइट्स देता है, या हम जो गवर्नमेंट बनाते हैं वो किस लिए बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, वो कैसे काम करती है, किसके लिए काम करती है, ये सारी चीजें इन डिटेल वी हैव the explanation in detail in our Indian Constitution. To understand Indian Constitution, this is what the background we have seen it in detail. So let's start the Indian political system, या पूरा जो Indian political का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको हम डिटेल में इंडिया एयरबुक के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।